दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो आ रही है अगले साल के आईफोन के लिए। वो आईफोन 8 होगा, आईफोन 7s होगा, नहीं पता। लेकिन यहां पे दोस्तों जो फोटो है वो बहुत ही कमाल की है। अब ये डेफिनेटली कोई फाइनल आईफोन की फोटो नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा आईफोन आ जाए, एप्पल जो मांगेगा, जो भी एप्पल फैंस हैं वो देने को तैयार होंगे। किडनी, लिवर, दिल, दिमाग, जो बोलेंगे एप्पल के नाम कर देंगे। क्योंकि यहां पे दोस्तों फोन बहुत ही कमाल का लगता है। अब देखते हैं कि यहां पे आने वाला जो आईफोन है वो आपको वाकई में ऐसा देखने को मिलता है या नहीं। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है ड्रोन डिलीवरीज को लेके। आप सभी को दोस्तों पता है कि ड्रोन डिलीवरी को लेके हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, काफी एक्साइटमेंट होता है हमको जब पता चलता है कि अच्छा ठीक है, अमेजॉन ने ड्रोन डिलीवरी वगैरह कर दी है। लेकिन यहां पे दोस्तों न्यूज निकल के आती है वो ये आती है कि ये ऐसा नहीं है कि अमेजॉन ने पहली बार किया है। इससे पहले दोस्तों बहुत बार ऐसा हो चुका है और टोटल 77 डिलीवरीज की जा चुकी हैं ड्रोन्स के जरिए। और यहां पे दोस्तों की गई है ये 7-Eleven की तरफ से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों बुक्स की डिलीवरी जो है वो की जा चुकी है। न्यूजीलैंड में डोमिनोज की जो डिलीवरी है वो की जा चुकी है ड्रोन से। तो बहुत ही अच्छी बात है और आगे चल के हम और ज्यादा इस फील्ड पे आगे आएंगे। और ऐसे में आप अपने बस बालकनी से बाहर हाथ निकालिए और जो आपका फेवरेट प्रोडक्ट है वो शायद आपके हाथ में आ जाए। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है मोबाइल पेमेंट्स को लेके। और यहां पर दोस्तों जो आईटी मिनिस्ट्री है वो ये कहती है कि 70% से ज्यादा रूरल सिटीजन्स ने दोस्तों ई वॉलेट्स को अपना लिया है। मैं इसको नहीं मानूंगा, सीधा आंख बंद करिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा नंबर बताया गया है। 70% लोगों ने ई वॉलेट्स को अपनाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे यह बताया गया है कि 16% ने जो है वो यूपीआई को अपना लिया है और जो बाकी यूजर्स हैं वो यूएसएसडी को यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो क्लियर है कि डीमोनेटाइजेशन के दोस्तों बाद से डेफिनेटली जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, फिर चाहे वो ई वॉलेट्स हो, फिर चाहे वो यूपीआई हो, या फिर चाहे दोस्तों वो हो यूएसएसडी, काफी ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। और आगे चल के और इसी दिशा में हम सभी शायद और आराम से मोबाइल बैंकिंग को कर पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कल का एक अपडेट, परसों का एक अपडेट, कि यहाँ पे ट्राई ने प्रपोज किया था कि जो रूरल एरियाज में सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को कुछ एक फ्री डेटा मिलना चाहिए, मान लीजिए 100 MB पर मंथ, जिससे वो डिजिटल पेमेंट्स जो है, जो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह है वो कर पाए। मोबाइल फोन ऑपरेटर्स जो है वो सबके सब परेशान हो चुके हैं, वो खुश नहीं है। वो बोलते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम 100 MB फ्री डेटा दे दें, हम फ्री में आज तक किसी को कुछ नहीं देते हैं, तो हम कैसे 100 MB डेटा दे देंगे रूरल एरियाज में रहने वाले सब्सक्राइबर्स को। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट आगे निकल के क्या आता है। लेकिन अब 100 MB कोई बड़ी बात नहीं है यार, दे देना चाहिए। लेकिन ऐसे में वो तो बस जहां से मिल जाए 10, 15, 20, 50 पैसा, वो तो उसके अंदर भी चूस लेते हैं। अब क्या पता वो 100 MB आगे चल के देंगे या नहीं। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है एचटीसी की तरफ से। और यहां पे दोस्तों कुछ तो नया आने वाला है एचटीसी की तरफ से। 12 जनवरी को दोस्तों इवेंट है और यहां पे जो आपको दिखता है वो दिखता है फॉर यू। अब HTC का X10 वो मीडियाटेक का P10 वाला वो फोन होगा, या फिर HTC ओशियन के नाम से फोन आने वाला है वो हो सकता है, या फिर दोस्तों HTC का जो वाइव था उसका कुछ नया वर्जन हो सकता है, एक ऐसा VR जो बनाएगा स्मार्टफोन्स के लिए। क्या पता HTC क्या कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहां पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इवेंट है ये नहीं तो CES में है, नहीं ये MWC में है, ये बीच में कहीं है। तो क्या पता HTC कुछ अलग सोच रहा हो और इस बार क्या पता कुछ अच्छा साल उसके लिए निकल के आ जाए। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है और आगे चल के आप अपने फोन की बैटरीज को चार्ज कर पाएंगे। अगर अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, कहीं प्रेस कर रहे हैं, अगर अपनी स्मार्ट वॉच को टैप कर रहे हैं, तो वो करने से भी दोस्तों आप अपने डिवाइसेस की बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। क्योंकि यहां पे दोस्तों एक रीसेंट रिसर्च है वो कुछ ऐसी चीज पे बेस्ड है जहां पे दोस्तों एक पॉलीमर्स की लेयर लगाई गई है और वो मैकेनिकल प्रेशर को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे में आप अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने डिवाइस के साथ में, उसी टाइम पे आप साथ का साथ उन्हें चार्ज भी कर पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है LG की तरफ से। दोस्तों LG जो है वो प्लान कर रहा है एक लेजर प्रोजेक्टर को रिलीज करने का CES 2017 में। मुझे अच्छे से पता है दोस्तों LG का एक प्रोजेक्टर था LG हेक्टो, जो कि बहुत ही कमाल का था, काफी बड़ा था और वो था एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। और यहां पर दोस्तों ये है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड्स लाइटेस्ट लेजर प्रोजेक्टर, जो कि दोस्तों फुल HD रेजोल्यूशन में इमेज को प्रोजेक्ट कर सकता है। बहुत ही छोटा सा है, 2000 ल्यूमेंस की दोस्तों ब्राइटनेस है और ये कहते हैं LG की 2.1 kg का इसका वेट है और होम एनवायरनमेंट में परफेक्ट है। अगर आपको एक बड़े स्क्रीन पे अपनी पिक्चर दिखानी है तो ऐसे में आप इस प्रोजेक्टर को यूज कर सकते हैं। और यहां पे आपको देखने को मिलता है वेब OS। देखते हैं प्राइस क्या आती है। LG हेक्टो बहुत एक्सपेंसिव था, वैसे में LG का ये प्रोजेक्टर कितना महंगा होगा क्या पता।
तो सर जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है फेसबुक की तरफ से। और फेसबुक में आप सभी को पता है कि आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने कहीं पे भी जाके किसी भी अपने अकाउंट से। तो यहां पे दोस्तों कुछ सेलेक्ट पार्टनर्स के साथ में फेसबुक जो है वो लाइव ऑडियो को भी प्लान कर रहा है। इसका मतलब ये कि अब आप फेसबुक पे पॉडकास्ट जो है वो सुन सकते हैं। कोई भी जो यूजर्स हैं जो अगर वो एलिजिबल है, अगर कुछ पार्टनरशिप वगैरह की गई है फेसबुक के साथ में, तो वहां पे दोस्तों वो ऑडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि इसका भविष्य क्या है। क्या पता रेडियोज इस फील्ड में आ जाएं, या फिर क्या पता ये सिलेक्ट पार्टनर्स साथ में मिलके जो न्यूज चैनल्स वगैरह है वो यहाँ पे फेसबुक के इस लाइव ऑडियो को यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक नया फीचर जो है वो आने वाला है फेसबुक की तरफ से। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। और यहाँ पे Xiaomi जो है वो लॉन्च करने वाला है Mi नोटबुक एयर का सेकेंड वर्जन 23 दिसंबर को। और यहाँ पे इसमें आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल सकती है। आपको यहाँ पे 4G का सपोर्ट मिलेगा, वोल्टी का सपोर्ट भी डाल दो और रिलायंस जियो चला दो और जल्दी से इसको इंडिया में लॉन्च कर दो। क्योंकि पता नहीं Xiaomi इसको इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं कर रहा है, कब करेगा, कैसे करेगा। अभी 3 महीने पहले की बात है Mi नोटबुक एयर, और अभी सेकंड वर्जन 4G वाला सेंस नहीं बनता है ना, इंडिया में तो लेकर आना चाहिए कम से कम एटलीस्ट इस चीज को। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो बहुत ही कमाल की है। और यहां पे Mi Mix का वाइट वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों इसकी कुछ फोटोज जो है वो लीक हुई थी हालांकि पहले, लेकिन फाइनली ये एक वेबसाइट पे भी लिस्ट हो चुका है। वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे चाइना में लिखा गया है हालांकि कि वहां पे आपको व्हाइट वर्जन भी सेल के लिए अवेलेबल है। तो क्या पता Xiaomi का Mi Mix का व्हाइट वर्जन भी आ जाएगा, क्या पता इसका पार्ट 2 भी आ जाए, Mi Mix का Mi Mix Nano वगैरह भी आ जाए। हालांकि Xiaomi ने मना किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन क्या पता आगे चल के आपको ये भी देखने को मिल जाए। और दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है Mi 6 के लिए। और यहां पे दोस्तों Mi 6 के आपको मिलेंगे 3 अलग अलग वर्जन्स, Mi 6S, Mi 6E और Mi 6P। S का मतलब आपको वहां पे मिलेगा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, E का मतलब आपको वहां पे मिलेगा मीडियाटेक का प्रोसेसर, और P का मतलब आपको मिलेगा पाइनकोन या फिर Xiaomi का अपना खुद का मेरी SoC। इतनी सारी चीजें, इतने सारे स्टॉक्स, लेकिन फिर भी स्टॉक में कुछ भी नहीं कि हम लोग खरीद पाए। तो क्या पता Mi 6 क्या करेगा अपने साथ में जब वो आता है मार्केट में अगले साल। और यहां पे दोस्तों एक बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है कि जो रिसोर्ससेट 2A सैटेलाइट थी उसने दोस्तों आसमान से, स्पेस से अपना पहला बैच भेज दिया है इमेज का जो उसने क्लिक किया था इंडिया का। तो ये गुजरात के उसने यहाँ पे कुछ फोटोज हैं और इसरो के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि ये जो सैटेलाइट है ये सक्सेसफुली लॉन्च की गई। और उसके बाद में पहला जो बैच था इमेजेस का वो भी आपको सक्सेसफुली देखने को मिल गया। तो आगे चल के दोस्तों रिमोट सेंसिंग के मामले में काफी सैटेलाइट हमारे लिए फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो किलर न्यूज है, कमाल न्यूज है। मतलब उस न्यूज के आगे सब कुछ दोस्तों चीजें फेल हैं। और यहां पे एप्पल जो है वो एक ड्यूअल सिम आईफोन निकाल सकता है। एप्पल को दोस्तों पेटेंट मिल गया है ड्यूअल सिम टेक्नोलॉजी को लेके। और यहां पे आईफोन जो है वो ड्यूअल सिम वाला अगर आ गया तो तहलका मचा देगा। लेकिन फिर मेरे को हंसी आती है एप्पल के ऊपर कि यार स्टार्टिंग में बोलते थे कि फोन ऐसा हो कि आपने एक अंगूठे से चारों कोनों पे टच करो, बढ़िया फोन यूज कर सको। लेकिन जैसे ही नया आया सैमसंग का नोट सीरीज, जब एप्पल को लगा कि हाँ यार बड़े फोन पॉपुलर हो रहे हैं, तो निकाल दिया आईफोन 6, आईफोन 6 प्लस, फिर 6s और 6s प्लस, 7 प्लस वगैरह। लेकिन यहां पे अभी पहले बोलते थे कि सिंगल सिम ड्यूअल सिम, वो भी जिक्र तक भी नहीं किया। लेकिन अब जब लग रहा है कि मार्केट में डिमांड है तो अभी अगले साल लेके आएंगे ड्यूअल सिम आईफोन। और उस टाइम पे स्टेज पे आके बोलेंगे वी हैव क्रिएटेड समथिंग अमेजिंग, ये वो, मतलब इतना हाइप लगा देंगे किसी भी चीज के आगे कि पता नहीं क्या जैसे कमाल कर दिया है, ड्यूअल सिम को इन्वेंट कर दिया जैसे एप्पल ने। लेकिन देखते हैं। हेलो दोस्तों, किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गया, वरना मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को अभी का भी शेयर कर दो ताकि जो भी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस वीडियो में वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएं और सभी का फायदा हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या लो बैटरी पे फोन को यूज करने से खतरा हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे रेडिएशन 1000 गुना ज्यादा होती है? या फिर अगर आप फोन को चार्ज में लगा के यूज करेंगे तो क्या आपका फोन भुड़ुम भुड़ुम ब्लास्ट हो जाएगा? या फिर क्या आप फोन को रात भर अगर चार्ज में लगाएंगे तो आपके फोन में सुबह होने तक आग लगी मिलेगी आपको?
या फिर क्या आपको फोन सीधे कान या उल्टे कान से रिसीव करना चाहिए, क्योंकि आपके वरना दिमाग तो रेडिएशन घुस जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल शायद आपके दिमाग में चलते होंगे, क्योंकि आपने खुद भी कभी ना कभी फेसबुक या व्हाट्सएप पे ऐसे ही मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड भी किया होगा, और अगर फॉरवर्ड नहीं किया होगा तो यह बात तो पक्की है कि आपने आज तक कभी ना कभी ऐसे मैसेजेस को देखा जरूर होगा। और हम जब ऐसे मैसेज को देखते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे जो भी फैमिली और फ्रेंड्स होती है, हम चाहते हैं कि हम सबको एक बात बता दें ताकि कोई भी एकदम किसी को नुकसान ना पहुंचे, सभी अपने फोन को आराम से यूज करें। तो लो बैटरी फोन यूज नहीं करना, रात भर चार्ज लगा के फोन यूज नहीं करना, उल्टे कान से पिक मत करना, सीधे कान से पिक करना। मतलब ये ऐसी बहुत सारे मिथ्स हैं दोस्तों जो हम आज तक सुनते आए हैं, समझते आए हैं और हम उनमें बिलीव भी करने लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी बातें सिरे से गलत हैं, बिल्कुल एकदम बकवास हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप फोन को रात भर चार्ज में लगाओ, दिन भर चार्ज में लगाओ, फोन को चार्ज करते करते यूज कर लो, फोन में आप उल्टे कान से रिसीव कर लो, सीधे कान से रिसीव कर लो, लो बैटरी में, फुल बैटरी में, कोई भी किसी भी तरह का नुकसान आपको कभी भी नहीं होगा। दोस्तों आपने बहुत सारी फोटोज देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस वगैरह तरह तरह की देखी होंगी कि किसी का फोन फट गया, किसी के कान में से खून निकल रहा है, किसी का हाथ इतना बड़ा फैल गया पूरा फोन फटने से। तो दोस्तों वो इंसिडेंट्स कुछ तो हुए हैं, उनको मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन वो तभी होते हैं जब आप अपने फोन को ठीक से यूज नहीं करते। और मैं आपको बताता हूं कि देखिए सबका हिसाब क्या है। तो आपके फोन में जो बैटरी है ना वो बड़ी खतरनाक है, ये बात मैं भी जानता हूं, ये बात आप भी जानते होंगे, और ये बात तो सैमसंग, एप्पल, एचटीसी, सोनी भी जानती है। लेकिन आपका फोन एक खतरनाक डिवाइस नहीं है, उसमें वो सभी तरह के मेजर्स दिए गए हैं जिससे आप उसको सेफली यूज कर सकें। और फोन आज की डेट में एक ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल होता है, ऊपर से तरह तरह के रेगुलेशंस हैं, तरह तरह की अथॉरिटीज हैं। अगर आप सभी टेस्ट क्लियर करेंगे उसके बाद ही आप एक सेलफोन एक यूजर के हद तक पहुंचा सकते हैं। Hi there, this is Ranjit, and in this video we'll be doing the unboxing for iPhone 7 and the 7 Plus. Both are in black color. And first let's quickly open up this one, that is the black one, that's the 7 Plus, and this is again 128 gigabyte variant that we have. Let me open. Couldn't get the jet black, actually wanted to get that one but couldn't get hands on it. Actually I just got one 7 Plus, but as I got this from Faisal Communications, I told them send me also the 7 Plus because would be nice to compare the size and stuff. So this is the 7 Plus. Biggest thing is that this one has that dual camera setup. So as you can see, let's just peel this off, and this is the matte black one, not the jet black. The jet black also comes with 128 and 256 gigabyte variants, but this is what you get. So let's peel this off, and looks really nice. Again, in terms of size, it's similar to this earlier generation, that's the iPhone 6s Plus, but again the main thing is this dual camera setup. This is the new thing, and it acts as optical zoom. So we have the black logo. I don't recall the earlier iPhones if they had that black logo. So this is the new matte black, and again the new iPhones are ditching the headphone jack. So let's keep these things to the side. These accessories will be the same even on this regular 7, so I'll open that later on. Let's keep this box to the side, and let's open up this one, that is the iPhone 7, and again this one is also 128 gigabyte variant. It starts at 32 gigabytes, 128 and 256. Again, I got this from Faisal Communications in Hyderabad, and again it's designed by Apple in California. Some paperwork and stuff that you get in this, so, and some Apple stickers also you get with this one. So that's what you're going to get. Let's keep this to the side, and we have the iPhone 7 also. And as you can see, size wise, there's again a difference. Though this 7 Plus is a 5.5 inch screen, but it's actually really big, even bigger than the Note 7. I used the Note 7, it feels a lot bigger because of this big chins. So this is the iPhone 7, again having the 4.7 inch screen. And moving to the accessories, we have the earbuds that we are getting. It's lightning, and we also get a special audio cable that is lightning to audio for 3.5 mm headphones if you have that. And this is again the USB to lightning cable that we are getting. So this is what you get in the box. It's the same for both. So let's have a look at this one, and let's open it up. I'm just going to set up one of them now. So let's just peel this one off. Looks again nice. This one actually fits easily in your hand, I feel.
again, it's a little, this one is a little bit wide for a 5.5 inch screen. I always felt like that, so it's the same. And let me actually pop in my SIM and then we'll continue. You have to actually use a SIM card. Without that, it doesn't work. So I've just popped in the SIM. I'm just trying to boot. The Apple logo comes. And the button is actually not a sort of physical button, but it has a taptic engine. When the phone boots up, you can set it up and it acts like that. It's similar to the MacBook Pros, the new ones that have that trackpad. So you can adjust the button sensitivity, I would say. And I'll give you a physical overview. On the top, we have nothing. And here we have the power on off buttons. This is for the SIM slot. And on the bottom, speaker, lightning port, microphone, and again, no 3.5mm headphone jack, and the volume rockers and the alert slider. You call this alert slider, no, the mute switch on this one. So let me quickly just set it up. And again, this is the new color. So what do you think about it? This also is sort of a fingerprint magnet. As you can see the fingerprints, but the jet black is like a hyper, fingerprint magnet. That's what I've heard. So let me quickly just set this up and we'll continue. And here are the specs for the new iPhone 7 while I just quickly set this up. And we can configure this Touch ID, and to set up it says continue. So again, it still has the fingerprint scanner, gives haptic feedback, and it has a new haptic engine. It says continue or grip. To like this. It's taking quite a few taps to set this up, and it says it's complete. And now a passcode, and you have to enter your Apple ID. I'll just do that. And we can set up Siri also. I will do that later on. And we can skip this into Apple Diagnostic and stuff. Let's say don't send as of now. And it says meet the home button. As I've told you, the new home button is very different. And let's customize. Let's get started. And you can choose the amount of feedback that you want for click. 1 is a very light click. 2, it's a bit more. 3 is heavy. I'll just go with 2 for the time being. And you can change that from the settings and display standard. I'll just go for the standard view. So let's hit next, and we are booted to the new iPhone 7. This comes with the new A10 Fusion chip and iMessage. I'll just set that up later and stuff. So I've put my GeoSIM in this, and we have the control center from the bottom. That's a new thing. Let's see if it latches onto GeoLT. Yeah, it did. Let's see. So it's working with the data is working on Geo. So just put the GeoSIM on this, and let me just try to call up a number. So you heard that? That means some people asked me, it is working perfectly with GeoSIM, and VoLTE is supported on the iPhone 7. Let's look at the settings and how much space do we get. Again, this is the 128 gigabyte model. So let's go to general, and from here you can customize the feedback of this home button. So that's there. Let's just go back, and if you go to storage, out of that 128, we have about 120.98. That's almost 121 GB you get free out of that 128 gigabytes. So that's a good thing, I would say. So storage should not be a problem if you're opting for the 128 gigabyte variant, I would say. And again, it's typical iOS. It's come with the new iOS 10. It still has this feature of that 3D touch, so you can just depress some of the icons, for example, and quickly get to the other settings. So that is still there. Apart from this new home button, which gives you feedback, you can adjust that. Before we end, let's also check the fingerprint scanner. And as you can see, it's fast. And with this new iPhone 7, if you just pick up and stuff, it opens up. That's the functionality with the new iOS 10. But as you can see, the fingerprint scanner works perfectly fine. So guys, this was a very quick unboxing
and look at the iPhone 7 and the 7 Plus. Again, to give you an idea regarding the size difference, as you can see, it's like this. But the biggest difference I personally feel would be in terms of the camera. So again, if you are more into photography and want to take close-up shots, then I would feel the iPhone 7 Plus with this dual camera setup might be more exciting to you, because this one is having a single lens, but it is also sort of improved. I'll try to actually compare the camera performance with the Galaxy S7 if you guys would like that. So guys, that's it for now for this quick unboxing and first look at the iPhone 7 and the 7 Plus. Again, if you're not subscribed to my YouTube channel, subscribe to the same. More coverage on the iPhone 7 is coming very soon. Thanks for watching. This is Ranjit and I hope to see you in my next video. पैसा आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते हो, लेकिन पैसा जो है आपको जिंदगी में बहुत ऊपर जो है वो लेकर जा सकता है। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट, या अगर आपकी कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है, तो उससे भी पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया के अंदर यूट्यूब या फिर कोई और मीडियम में ऐसा नहीं जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, जबकि वेबसाइट एक आपकी पहचान बन सकती है, जो कि एक यूट्यूब से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। और आप अपनी वेबसाइट से बहुत तरह से जो पैसा कमा सकते हैं। आप गूगल एडसेंस से कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं, आप और एड्स डिस्प्ले करके भी जो है पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है बहुत सारी प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से सिर्फ आप ड्रैग एंड ड्रॉप, जी हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप के मदद से जो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपने पेंट ब्रश में काम किया है, अगर आपको MS वर्ड चलाना आता है थोड़ा बहुत भी, तो आप बड़ी ही आसानी से अपनी वेबसाइट जो है बना सकते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है wix.com ने ट्यूटोरियल पार्ट के लिए, और बोला है कि क्या शर्मा जी आप अपने चैनल पे एक ट्यूटोरियल बना सकते हैं जिससे उन लोगों को भी पता लगे कि जो लोग जो हैं वो प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, कोडिंग नहीं जानते हैं, और बहुत ही आसानी से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से जो है अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और अपना ऑनलाइन दुनिया में नाम बना सकते हैं। और मेरी तरफ से मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे क्या पैसा भी जो है कमा सकते हैं। तो हमारी टीम ने छोटा सा एक वीडियो बनाया है ट्यूटोरियल के लिए, और बहुत ही आसान है, आप इसको देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग जाएगा किस तरह से जो है अपनी वेबसाइट को जो है बना सकते हैं। और उसके बाद अर्निंग का जो पार्ट है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ इस वीडियो के कुछ दिनों के बाद में, जिससे मैं आपको बताऊँगा कि आपने वेबसाइट तो बना ली है, अब अपनी वेबसाइट से आप जो पैसा कैसे कमा सकते हैं, एडसेंस के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, या और भी जो मीडियम है उनके थ्रू। इट ऑल स्टार्ट्स विद अ स्टनिंग वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, आज 2017 में जहाँ लगभग हर हाथ में सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है, वहाँ आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक महंगी प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ एक स्टनिंग लुकिंग वेबसाइट की जरूरत है। आपको अपने आइडियाज एंड इन्वेंशन को कंपनीज के पास नहीं, बल्कि उनकी एक स्टनिंग वेबसाइट बनानी जरूरी है। बट हम में से कई सारे लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाली लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, PHP, HTML नहीं जानते। एंड ऑनेस्टली अगर हम इन लैंग्वेजेस का कोर्स करना स्टार्ट करें तो लगभग कम से कम 2 साल तो लगेगा ही। बट अगर आप wix.com को यूज़ करते हैं तो आपको इन कोर्स को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस बेसिक इंग्लिश एंड टाइपिंग स्किल्स की ज़रूरत होगी, बाकी सब आपको wix.com प्रोवाइड कर देगा। यहाँ आप फ्री में wix.com डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर आपको कस्टम डोमेन चाहिए तो वो भी आप यहाँ से काफ़ी चीप रेट में बाय कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले wix.com के होम पेज पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना अकाउंट साइन अप या साइन इन कीजिए। नाउ इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक बिजनेसेस, ऑनलाइन स्टोर, फोटोग्राफी, डिजाइनर। आप अपनी नीड के हिसाब से एक ऑप्शन को चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक टेक ब्लॉग बनाना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा ब्लॉग। उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पहला है स्टार्ट विद ADI एंड दूसरा है स्टार्ट विद विक्स एडिटर। ADI wix.com का आर्टिफिशियल डिजाइनर इंटेलिजेंस है, जो कि बेस्ड ऑन आपकी नीड्स आपकी वेबसाइट को अपने आप ही क्रिएट कर देगा। सो इसमें आपको मैनुअल वर्क कम करना होगा। ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यूज विक्स एडिटर। इसमें आपको लगभग सभी काम खुद ही करना होगा। मैं आपको इस वीडियो में दोनों ऑप्शन से वेबसाइट क्रिएशन का फुल प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूंगा, सो आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि आपके नीड के हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन सूट करता है।
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ADI यानी आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस के साथ। नाउ इसमें आपको जिस टाइप का ब्लॉग बनाना है उसको सर्च कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे एक टेक ब्लॉग क्रिएट करना है, सो मैं टेक सर्च करता हूँ। इसमें आपको कई सारे सर्च रिजल्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बेस्ट लगा टेक रिव्यूज ब्लॉगर। अब नेक्स्ट कीजिए। नाउ आपको ये मेन्यू मिलेगा जिसमें आप अपने वेबसाइट में फीचर्स लाइक सेल ऑनलाइन, टेक बुकिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स एंड गेट सब्सक्राइबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन ऑप्शंस में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप नीचे राइट कॉर्नर में स्किप बटन पर प्रेस करके आप इन फीचर्स को स्किप कर सकते हैं। नाउ इसके बाद प्रेस ऑन नेक्स्ट। नाउ यहाँ आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट का नाम एंटर कीजिए, फिर प्रेस ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ आप अपने बिजनेस का एड्रेस डालिए। मैं एक टेक ब्लॉग खोल रहा हूँ सो मुझे एक बिजनेस एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं इसमें स्किप करता हूँ। नेक्स्ट पेज में यहाँ आप अपने पर्सनल इन्फो को एंटर कीजिए। मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड ईमेल पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता, सो मैं उन्हें इसमें एंटर नहीं करूँगा। इसमें आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी लिंक कर सकते हैं। इन्फो एंटर करने के बाद प्रेस ऑन नेक्स्ट। नाउ ये थोड़ा लोडिंग टाइम लेगा। अभी ये ADI बेस्ड ऑन आपकी इनपुट्स आपकी वेबसाइट के लिए कंटेंट ऑटोमेटिकली सर्च कर रहा है। नाउ आपको लोडिंग होने के बाद ये स्क्रीन मिलेगा, इसमें प्रेस ऑन स्टार्ट। अब ये आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन चूज करने को बोलेगा। अगर आपको बाद में पसंद ना आए तो आप चेंज भी कर सकते हैं। नाउ उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट माई होम पेज। सो फाइनली ये है आपका Wix ADI से ऑटोमेटिकली क्रिएटेड आपकी वेबसाइट, जिसको बनाने में मुझे लगा लेस देन 10 मिनट्स का टाइम। अगर आपको इस पेज का थीम डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा तो आप ऊपर लेफ्ट में साइड डिज़ाइन पे प्रेस कीजिए एंड यहाँ आपको काफ़ी सारे साइड डिज़ाइंस मिल जाएंगे। आप कोई भी एक साइड डिज़ाइन को चूज़ कीजिए। नाउ ये आपके साइड डिज़ाइन को चेंज कर देगा। अगर आपको अपने वेबसाइट में कुछ नया सेक्शन या पेज ऐड करना है तो आप टॉप राइट में ऐड ऑप्शन के थ्रू एक नया सेक्शन या एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। ना फाइनली अपने पेज को एडिट करने के बाद अगर आप चेक करना चाहें कि ये पेज आपके व्यूअर को कैसे दिखेगा तो आप टॉप में प्रीव्यू बटन पर प्रेस करके एज ए व्यूअर अपने पेज को देख सकते हैं। ना फाइनली अगर आप अपने वेबसाइट से सेटिस्फाइड हैं तो ऊपर टॉप राइट में पब्लिश बटन पे प्रेस कीजिए। नाउ अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको किस टाइप का डोमेन चाहिए, freewix.com डोमेन या एक कस्टम डोमेन। आप अपने नीड के हिसाब से एक ऑप्शन को चूज कर लीजिए। उसके बाद प्रेस ऑन पब्लिश एंड कंटिन्यू। एंड नाउ ये है आपका वेबसाइट लिंक। सो ये था Wix.com के ADI से ऑटोमेटिकली बनाया हुआ आपका वेबसाइट, जिसको बनाने में मुझे लगा लेस देन 10 मिनट्स का टाइम। अब मैं एक दूसरा वेबसाइट बनाऊंगा Wix एडिटर के साथ। इस बार मैं एक ऑनलाइन स्टोर टाइप का वेबसाइट बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ ऑनलाइन स्टोर। उसके बाद प्रेस ऑन स्टार्ट विद Wix एडिटर। अब आपको इस पेज में आपकी वेबसाइट के लिए काफी सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप कोई भी एक टेम्पलेट के ऊपर अपना माउस कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेगा, एडिट एंड व्यू। अगर आप व्यू में प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे टेम्पलेट का डिजाइन देख सकते हैं। नाउ मैं इसमें कैमरा शॉप वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ। सो ये है मेरा वेबसाइट टेम्पलेट। नाउ इस पेज में आप जो भी टेक्स्ट एंड इमेज देख सकते हैं उसको आप बाद में अपने नीड के हिसाब से एडिट या कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आपको शॉप नाउ बटन मिल जाएगा। अगर आप इसमें प्रेस करते हैं तो आप अपने वेबसाइट में लिस्टेड प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। नाउ आप भी इन प्रोडक्ट्स की तरह इस टेम्पलेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट इमेज को एंटर कर सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट विजिटर को कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो वो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के इमेज पे प्रेस करेगा तो उसको यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप प्रोडक्ट के इमेज में माउस कर्सर को मूव करते हैं तो आपको इमेज जूम करके मिल जाता है। इस टेम्पलेट में आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके थ्रू आपके वेबसाइट विजिटर्स प्रोडक्ट को अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करके बाद में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इस टेम्पलेट को एडिट करना हो तो आप टॉप में एडिट दिस साइट पे प्रेस कीजिए।
इसमें आप पेज में जो भी टेक्स्ट एंड इमेजेस हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं एंड इवन आप वेब पेज के लोगो को चेंज एंड उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आपको साइड में और भी कस्टमाइजेशन फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक आप अपने साइट के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, आप अपने साइट में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं। लाइक आप अपने साइट में इमेजेस ऐड कर सकते हैं, गैलरी ऐड कर सकते हैं, स्लाइड शोस ऐड कर सकते हैं, इवन आप म्यूजिक प्लेयर ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पेज को एडिट करने के बाद अगर आप देखना चाहें कि ये आपके व्यूअर को कैसे दिखेगा तो प्रेस ऑन पब्लिश बटन। सो ये है आपका वेबसाइट एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आपको टॉप में एक मोबाइल आइकन भी मिलता है, उस पर प्रेस करके आप देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट एक मोबाइल फोन ब्राउजर में कैसा दिखेगा। अगर आपको प्रीव्यू पसंद आया एंड आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में पब्लिश बटन पे दबा के आप इस साइट को पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको freewix.com डोमेन मिल जाता है, बट अगर आपको कस्टम डोमेन चाहिए तो वो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस कीजिए एंड ये रहा आपका ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का लिंक। अब नीचे पब्लिश नाउ बटन पे प्रेस कीजिए एंड दैट्स इट, आपका पेज आपके व्यूअर्स के लिए पब्लिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो बनाया गया ट्यूटोरियल है पसंद आया होगा। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, और इसी तरह के और अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल हम आपके लेकर आएंगे, जिस तरह से आप जो है कुछ अपनी ग्रो कर पाएँ, अपने चैनल को, अपनी वेबसाइट को जो है वो और ग्रो पाएँ। उसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम लेकर आते रहेंगे आने वाले भविष्य के अंदर। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की थी पोनू स्वामी ने टेक क्लब से, तो अगर आप चाहें तो उनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो शर्मा जी टेक्निकल के चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय। Hi there, this is Ranjit, and in this video we'll be doing the in-depth full review for this Moto G5 Plus, and I've been testing this device for about 9 days now, and I'll be going over the pros and cons of this Moto G5 Plus. But before that, let me actually give you a specs overview. As you can see, it's powered by the Snapdragon 625 chipset, and it comes in two variants, 3GB RAM or 4GB RAM, and it is a proper dual SIM phone with a dedicated micro SD card slot. It also has a fingerprint scanner and NFC. And before I divide this review between the pros and cons, again I'll be having timestamps in the show notes so that you can jump between the various areas of this review, because this review is going to be really big, because I've made a lot of pointers and I want to share all of those things in this video. And I've already posted the unboxing and FAQ video on this Moto G5 Plus that also answers a lot of common questions that you guys were asking. Link for those videos will be there in the YouTube show notes. And also many of you were asking me to compare this Moto G5 Plus with the Honor 6X in terms of camera performance. So that is also included in this video. So let's start this review, and let's start with the pros. What are the things that I really liked about this Moto G5 Plus? And the first thing is regarding the screen quality. Yes, now the screen has sort of shrinked. It's having a 5.2-inch screen, but it's still a 1080p screen, and the screen quality is actually very good. Many of you were asking about the screen quality. I have no issues regarding the screen quality. The screen actually can go very bright. For example, as you can see, it can go really bright, and we have that auto brightness setting, and if you keep it on auto brightness setting, even outdoors the screen is easily visible. Now moving to the fingerprint scanner, the fingerprint scanner has actually moved to the front over here, and it is very responsive. As you can see, if you just place your finger on it, it wakes up, and you can also put the screen to standby by just pressing on that one,
and the fingerprint scanner has been performing very well. I would say one of the most reliable fingerprint scanners that I have used. So no issues regarding the fingerprint scanner. Again, watch my unboxing video. This you can also opt between these virtual buttons or just use this fingerprint scanner to control the entire device. I've covered that topic in the unboxing video, so check out that if you want to know that. Now moving to the cellular call quality, I tested this device with Airtel 4G and even Reliance Jio, and I had no problems regarding cellular connectivity with this device. The earpiece quality is good and the cellular calls were very clear. I had no issues regarding that. Talking about the SIM slot, it is having a proper dual SIM slot that accepts nano SIM, and you can also add a micro SD card to it. So that's a very good option. And the micro SD card also supports adaptable storage. So you can use that as internal storage. That option has been provided. Regarding the SIM, many of you have asked me, the first SIM would be set to 4G and the second SIM that you put would revert to 3G or 2G. So it's like that. So the first SIM that you put, for example, if you're going to use Reliance Jio and let's say another SIM, you have to put your Reliance Jio on the first SIM, and that will work with 4G because Reliance requires 4G, and the second SIM will now revert to 3G or 2G. So that is how the setup is there. And many of you have also asked me to test if USB OTG functionality works with this one. I did test it and USB OTG functionality works without any issues. Now moving to the battery life, it is having a 3000 milliamp hour battery and the battery is sealed inside. And I was worried how will be the battery life, but I'm happy to say that the battery life has been actually really good on this device, and it can easily last for a full working day. That is almost 24 hours without any issues. In my regular usage, as I've mentioned, I was using this device for the last 9 days. It was normally lasting me anywhere between 24 hours to about 36 hours. And in terms of screen on time, I was getting a screen on time between 5 to 6 hours. So in terms of battery life, you don't have to worry. Also, the charger that is supplied is a fast charger that comes inside the box. And regarding the fast charging time, when it was at 10%, I put it on charge, and after 55 minutes, I looked at it and the charge was about 75%. So it charged about 65% in about 55 minutes. But another peculiar thing that I've noticed with the charger is that it looks like the charger and the phone is detecting the ambient temperature. As it's having a fast charger, while you charge the phone, the back will get a bit warm. That is sort of normal. But when I was charging it here in my office, as you can see in my office, it's actually relatively cool here. It was charging pretty quickly. But when I tried to charge this one, upstairs in a storeroom kind of a thing where there was not a lot of ventilation, that room is sort of hot, it was taking quite a bit of time to charge. So looks like if the phone is sort of getting heated while charging, it's reducing the charging. But fast charging is actually implemented on this device. So roughly it should take about anywhere between 1 hour 20 to 1 hour 30 minutes to charge it fully. Now moving to sensors, it has many of the sensors that you expect, like the ambient light sensor, even gyroscope is there, but sadly the compass sensor is simply not there. I'll talk about that and many of you actually asked me how would be the GPS navigation as this does not have any compass sensor. So I tested that and here is the clip. Trying the GPS test on this Moto G5 Plus as it does not have any compass. So let's see what will happen when we make an immediate turn. As you can see, we are driving, so let's test that. We are just making a turn now. Let's see if it immediately reflects turn on right the onto map. street number 20. In 150 meters did, of the roundabout, take the second as exit you and stay can on see. street number 20. But let's continue. Ahead there is a sort of a flyover, so the GPS connection won't be there. So let's see when we make a turn if it immediately reflects on the map. And now we're going to make a turn. As you can see, the flyover is there above us. So let's see, we're going to make a turn. Does it shows correctly on the map? Because it can get confused now because it will lose the GPS connection. So let's see. I'm going to make a turn now. As you can see, a U-turn. Turn right to stay on Bade Austin Ghulam Ali Khan Marg. And we are taking a turn. Let's see if it reflects immediately on the map. And as you can see, it is working. I'm taking the turn and it is correctly detected on the
map. So general GPS navigation would run fine, I would say. But let's say you're inside a mall or something and you don't have GPS connection. Then if you just move around the phone, as it does not have the compass sensor, it will not show you if you are moving to the north or the south direction. So that is one limitation that you would have. Now, moving to another thing that I've noticed is that I did test the audio from the headphone jack, and I'm happy to say that the audio from the headphone jack is actually really good. I tested it with some very high quality headphones and the output was actually good. The sound signature has a little bit of depth in it. So I really like the sound signature that I was getting from the headphone jack. I'll talk about the speaker later on. And moving to gaming, I did test this phone with quite a bit of gaming, and even I posted a dedicated gaming review with many of the heavy games like Asphalt, Modern Combat 5, Nova 3, and it ran most of the games without any issues. With Asphalt, yes, I noticed some minor lag here and there, but overall the gaming performance was actually good. And the good thing was that the handset did not overheat even with extended gaming. The maximum temperature that I noticed after extended gaming was about 42 degrees Celsius. Now moving to the user interface, it's almost stock Android user interface that you find on this, and also we have the Google Assistant pre-installed. So once you add your Google account, you can invoke the Google Assistant and it works. So almost stock like Android experience, apart from some Motorola specific apps, so that's a good thing in my opinion. And in general day-to-day performance, I did not notice any lag whatsoever on this device. And it runs on the Snapdragon 625 chipset, and it handles everything without any issues. Also, NFC support is also there on this device. Now, talking about the camera, which is the highlighting point of this device, as you can see, the rear-facing camera, they have a new 12 megapixel rear-facing camera with f1.7 lens. Hence, it gathers in a lot of light. And here are some of the sample shots. And I've already posted a camera comparison video where I compared this phone with the Moto G4 Plus and also the Redmi Note 4. Again, a link for that video will be there in the YouTube show notes. And also in that video, there are a lot of video samples and also the front-facing camera performance. So I would suggest that you watch that video to get a more idea regarding the camera performance. But as many of you have asked me, I also compared this Moto G5 Plus with the Honor 6X, and here are the samples side by side so that you can judge which one is doing a better job. Pictures side by side, and this was in harsh lighting conditions, and here I feel the Moto G5 Plus produced slightly warmer colored pictures, which is more close to the reality. But in this picture, I would say the Honor 6X did a better job, and the picture is not overexposed. The G5 picture is slightly overexposed, but that G5 gets that more bokeh effect because of the f1.7 lens. This picture clearly shows you the exposure. The exposure is well done on the Honor 6X. It's not blown out slightly like the Moto G5 Plus did on the petals, but in terms of color accuracy, I feel the Moto G5 Plus has the more accurate colors. Another picture that shows us that the Moto has sort of a tendency to blow up the highlights in very brightly lit up area, as you can clearly see with this picture. In terms of bokeh background blur, both of them do a fantastic job. When it comes to macro shots, I feel the Honor is doing a much better job compared to the Moto G5 Plus. The Moto G5 Plus struggles because it does not have any laser autofocusing systems, and for very close-up shots, I had to refocus it multiple times to get the shot with the Moto G5 Plus, whereas with the Honor 6X, I could get it with the first shot. Now moving to semi-indoor conditions, here I feel both of them did a very good job, but again the Honor 6X, the colors are a little bit colder to my liking. And this picture was taken in my office in very low lighting conditions. Let's actually zoom and see the results. I was actually focusing on that shaver box. As we can see, the Honor 6X has a lot more noise, whereas the Moto G5 Plus has a lot less noise in this very low lighting conditions. Another pic in low lighting conditions, and here again the Honor 6X has a lot more noise compared to the Moto G5 Plus, but let's zoom in and see the details. As you can see, the Moto G5 Plus at
as it has that f1.7 lens, it can gather simply more light compared to the Honor 6X. Hence, the image is a lot more noisier on the Honor 6X compared to the Moto G5 Plus. Most pictures shot in artificial lighting conditions and in low lighting conditions are generally brighter on the Moto G5 Plus for the simple fact that the Moto G5 Plus has a faster f1.7 lens. When it comes to video, the Moto G5 Plus has electronic image stabilization where the Honor 6X does not have any stabilization. So if you're going to shoot video and if you're going to move, then clearly the Moto G5 Plus has an edge. As you can clearly see, the video is a lot stable on the Moto G5 Plus compared to the Honor 6X. But when it comes to focusing, again, you'll notice that strangely the Honor 6X was able to focus faster compared to the Moto G5 Plus, which was very strange. So again, if you move around the subject too much, then the Moto G5 Plus was slightly slower compared to the Honor 6X in terms of focusing. So in terms of camera, I would say Motorola said that this is the best camera smartphone that you can get in this price range. I would say that's sort of correct, but not totally correct. I would say they should add a star over there. It does a great job in terms of camera performance, but again, it is not the best in every segment. As you have seen from the sample shots, in some areas, I feel the Honor 6X went ahead. Again, I hate the fact that Motorola didn't implement the laser autofocusing system on this, and that was one of the main reasons when I was taking macro shots, I was having sort of difficulty with this Moto G5 Plus. But still, considering the price point and the video performance that we get with this one, I feel the camera performance is one of the best in this price segment. Now let's move to some of the things that I did not like with this Moto G5 Plus. And the first thing that I did not like was the auto brightness sensor. We have the auto brightness sensor. You have to go into the display settings and enable it. But one thing that I did notice is that in outdoor conditions in harsh lighting, the auto brightness sensor sort of works fine. But in artificial lighting like this and indoor lighting conditions, the auto brightness sensor is not very sensitive. And many times I had to actually manually adjust the brightness. Maybe Motorola can fix this with a software update. But as of now, I feel the auto brightness implementation is sort of buggy. Now moving to the speaker, this one has just a single speaker and that speaker is on the earpiece. I would say it gets the job done, but most of the time when I was using this phone, I was keeping the volume level at max and I always felt that it should have 1 or 2 levels more of loudness. So that is one thing that I did not like. And I frankly feel Motorola should have implemented dual speaker setup on this one. But sadly, it's just a single speaker. But the bonus is as it's a front firing speaker, it's an okay experience, but I frankly felt the speaker should have been slightly louder. Now, many of you have also asked, this one does not have any physical LED notification light, and for notifications and stuff, it relies on the Moto display. So if you don't like Moto display, then you're out of luck. I also feel that these phones should have a physical LED notification light. The Moto display works, I would say. It's a great implementation. But let's say if the phone is just lying about 5 feet away from you, unless you pick up the phone, you won't know if there are any notifications. With the Moto display, you have to pick up the phone to know the notification. So I miss the fact that this one does not have any physical LED notification light. Also, as I mentioned this one earlier also in the where I was talking about the camera, though this phone has that dual pixel autofocus technology, but I don't think so the dual pixels are 100% of the sensor. Hence, that is one of the reasons that in autofocusing, this phone sort of struggles. And I feel Motorola should have implemented laser autofocusing system on this one, because when it comes to macro shots and video, the Moto G4 Plus actually does a better job in autofocusing compared to this Moto G5 Plus. And lastly, I feel for the base variant that comes with 3 GB of RAM, it comes with just 16 GB of internal storage. Come on, Motorola, it's 2017, just 16 GB of internal storage. The minimum storage should be about 32 GB. So again, and lastly, I feel the pricing also could have been a little bit more aggressive in this price segment. So overall, as you can see, this is a very good overall package, and specifically this is a smartphone for a person
for whom camera is the highest priority. So if you are that kind of a person, then you can certainly have a look at this Moto G5 Plus. And the things that I did not like was that it does not implement laser autofocusing system. Hence, in some areas, the autofocusing is a bit slow. And also, the dual speaker setup should have been implemented. But nevertheless, I would say it's overall a very good smartphone. And if I have to rate this phone out of 10, I would rate it 8.75 out of 10. Again, I have also posted other videos on this Moto G5 Plus. For example, I've answered 25 of the common questions that you guys were having about this Moto G5 Plus. Link for that video will also be there in the YouTube show notes. So make sure you check that out. And guys, so that's it for now for this video. I hope you liked this video review. And if you liked it, I'll appreciate if you can click the like button. And if you're not subscribed to my YouTube channel, hit that subscribe button. Thanks for watching. This is Ranjit, and I hope to see you in my next video.